तो मैं कल ऐसे ही यूट्यूब पर स्क्रॉल कर रहा था और मुझे पता चलता है सोलो लेवलिंग का सीजन 2 जिसमें अभी जेजू आइलैंड आर्क चल रहा है वो असल में कॉपी है हंटर एक्स हंटर के चिमेरा एंड आर्क से, जहां हम इन दोनों में काइंड ऑफ सिमिलर एंड वाली स्टोरी देखते हैं, जिस वजह से ये चीज अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, जहां हर कोई इंटरनेट पर बस यही बात कर रहा है। सोलो लेवलिंग ने कॉपी किया है हंटर एक्स हंटर को। वेल सच कहूँ तो मैंने दोनों आर्क को पर्सनली जाकर देखा है, तो मैं तुम्हें इजीली बता सकता हूँ क्या सोलो लेवलिंग ने हंटर एक्स हंटर की कॉपी की है या बात कुछ और है। तो ये बताने से पहले मैं तुमसे कहना चाहूंगा सिर्फ सोलो लेवलिंग पर ही कॉपी होने के एलिगेशंस नहीं लगे हैं। पास्ट में कहीं बड़े एनिमेस के साथ भी सेम यही चीज हुई है, जैसे नारुतो को हंटर एक्स हंटर की कॉपी कहा जाता था क्योंकि नारुतो का कैरेक्टर सास्के जो हंटर एक्स हंटर के कैरेक्टर कोरा पिको से काफी ज्यादा रिजेंबल करता है। जेजेके पर भी कॉपी होने के एलिगेशंस लगे हैं कि वो कॉपी है नारुतो और ब्लीच की। वहीं ब्लैक क्लोवर तो डायरेक्ट कॉपी बेस्ट है नारुतो का। वेल ये एलिगेशंस हमारे सामने तब आते हैं जब कोई नया एनिमे बहुत ही ज्यादा फेमस होने लगता है, एंड यही सेम चीज अब सोलो लेवलिंग के साथ भी हो रही है। तो जैसा कि सोलो लेवलिंग के सीजन 2 में उसका एक इंटेंस आर्क चल रहा है जिसमें हम देखते हैं जेजू आइलैंड रेड को, जहाँ एनिमे वॉचर्स को फर्स्ट टाइम देखने पर लग रहा होगा कि कोरियन एंड जापानीज हंटर्स मिलकर जेजू आइलैंड की सारी एंड्स को खत्म कर देंगे, जहाँ अचानक से काफी सारी चींटी आती है और वो पूरे आइलैंड को अपने कब्जे में कर लेती है, जो साउंड कर रहा है कुछ इसी तरीके के एक फेमिलियर कॉन्सेप्ट की तरह। आई मीन हंटर एक्स हंटर के चिमेरा एंड्स आर्क से, जहाँ पर भी हम एंड्स देखते हैं, और इसके अलावा भी इन दोनों आर्क्स में कई तरीके की सिमिलरिटीज हैं जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जेजू आइलैंड आर्क की, जो सीजन 2 का सबसे हाइप्ड आर्क है। वेल जिन्वो को हम सीजन 2 में सबसे पहले रेड गेट आर्क में देखते हैं, जिसके बाद डीमन कैसल आर्क में जहाँ वो फर्स्ट टाइम काइजल को लेता है, और ऐसे जिन्वो के पास टस्क, आयरन और काइजल आ जाते हैं जो उसे पूरी सीरीज में मदद करते हैं। बट बात करें इस सीजन की तो ये पूरा बिल्डअप किया जाता है जेजू आइलैंड के लिए, जो साउथ कोरिया के सदर्न कोस्ट से दूर एक आइलैंड है, जहाँ वो टाइम पर एस रैंक गेट को क्लोज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो जाता है, जिसके बाद पूरे आइलैंड पर कब्जा कर लेती है ये चींटियां। वेल यहीं पर हमें प्रीवियस उन 3 रेड्स के बारे में जानना पड़ेगा जो जेजू आइलैंड पर साउथ कोरिया ने करवाई थी, ताकि तुम आगे समझ पाओ ये कितना ज्यादा सिमिलर है या नहीं। चिमेरा एंड आर्क से तो जेजू आइलैंड पर वो एस रैंक गेट अपीयर होता है मेन टाइमलाइन से 4 साल पहले। तब कोरिया वहाँ अपने एस रैंक ए रैंक हंटर्स को भेजती है, जहाँ कई सारे एस और ए रैंक हंटर्स मारे जाते हैं, जिस वजह से कुछ वीक्स बाद यहाँ तक 1 महीने के बाद भी कोरिया अपने हंटर्स फिर से वहाँ नहीं भेज पाती है, क्योंकि कोरिया की पॉपुलेशन बहुत कम है, जिस वजह से नए हंटर्स को रिक्रूट करना बहुत मुश्किल है। एंड इसी वजह से जेजू आइलैंड पर मौजूद कई सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद पिछले 3 साल में कोरिया अपनी 3 रेड करवाता है और तीनों का एक ही एंड होता है, वो जेजू आइलैंड को क्लियर नहीं कर पाते हैं और कोरिया के कहीं एस और ए रैंक हंटर्स मारे जाते हैं। एंड यही एक वजह है कोरिया के पास इतने कम एस रैंक हंटर्स हैं। एंड प्रेजेंट टाइम में वो एंड इवोल्व होने लगती है और उनके पास विंग्स आ जाते हैं, और उन्हें हम जापान / कोरिया के बीचेस पर देखते हैं, जिसके बाद कोरिया और जापान डिसाइड करते हैं वो चींटियां यहाँ पर उड़कर आए उससे पहले हम उन्हें वहीं मार देते हैं, और वो दोनों ऐसे मिलकर जेजू आइलैंड को क्लियर करना चाहते हैं, ताकि ये जो एंड्स का खतरा इन दोनों कंट्रीज पर है वो खत्म हो जाए। और इसके लिए एक 16 एस रैंक हंटर्स की टीम बनाई जाती है, जिसमें 11 जापान के होते हैं और 5 कोरिया के, जहाँ जापान के हंटर्स लो लेवल एंड को मारते हैं, वहीं कोरियन हंटर्स रॉयल गार्ड को निपटा देते हैं और फिर वो क्वीन को भी ठिकाने लगा देते हैं, ताकि इनका जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो खत्म किया जा सके। तभी ये सारी चीजें साइड हो जाती है एंड पता चलता है असली खतरा एंट क्वीन नहीं एंट किंग है। एंट क्वीन का सबसे पावरफुल किड, जिसकी स्ट्रेंथ बियॉन्ड द ह्यूमंस है। एंड यही वो पॉइंट है जहाँ से स्टोरी थोड़ी हंटर एक्स हंटर जैसी साउंड करती है। वेल अभी हमने जेजू आइलैंड की बात कर ली है, तो बात करते हैं हंटर एक्स हंटर की। आखिर क्यों सोलो लेवलिंग को इसकी कॉपी कहा जाता है? तो देखो एक चीज यहाँ पहले ही क्लियर है, चिमेरा एंड आर्क और जेजू आइलैंड आर्क दोनों एंड्स पर है। वहीं चिमेरा एंड आर्क के एंड तक हम देखते हैं उसकी एंड्स बिल्कुल भी एंड्स की तरह नहीं दिखती है। स्ट्रेट अप वो किसी कमेलियन, बफेलो और पेंगुइन की तरह दिखाई दे रहे हैं, बट आखिर में ये एंड्स ही है। वो कैसे? अब मैं तुम्हें बताता हूँ। सो जितनी भी चिमेरा एंड्स होती है उन्हें जन्म देती है चिमेरा एंट क्वीन, जो 7 फीट जितनी लंबी है, और जिसे भी वो कंज्यूम करती है उसके ट्रेड्स क्वीन के बच्चों में आ जाती है। लाइक अगर वो किसी बेट और कोकोडाइल को खाती है तो वो उसी की तरह दिखने वाले एंड्स को जन्म देती है। इसे तुम किसी हाइब्रिड की तरह समझ सकते हो, जिनके पास उन एनिमल्स की पावर भी होती है
और साथ ही वो एक एंट भी है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, पहले चिमेरा एंट्स ऐसी नहीं हुआ करती थी, वो जस्ट 1 इंच जितनी बड़ी हुआ करती थी। जिसके बाद उन्होंने काइंड ऑफ ह्यूमंस का खून चूसा, जिसके बाद उनमें ह्यूमंस की तरह ट्रेड्स आने लगे और वो इंसानों की तरह थोड़ी बहुत लगने लगी और उनका साइज भी बड़ा हो गया। और यही एक एंट ओशन के पास एक केव में छुप जाती है और वहीं वो कई सारे एनिमल्स को खाती है और ऐसे वो जन्म देती है हाइब्रिड्स को, और ये सब मिलकर आसपास के इंसानों को वाइप आउट कर देती है। तो अब तुम सोच रहे होंगे एनी, जेजू आइलैंड की एंट्स ह्यूमन जैसी नहीं दिखती है। तो मैं तुम्हें कह दूं, स्टार्टिंग में वो ह्यूमंस की तरह नहीं थी, बट बाद में वो ह्यूमनॉइड बन जाती है। यहाँ तक कि वो इतनी ज्यादा इवॉल्व होती है कि उनके विंग्स आ जाते हैं। एंड वैसे भी यहाँ हम उनके अपीयरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उनके एवोल्यूशन की, कैसे दोनों में उनकी चींटियां इवॉल्व होती है। जैसे चिमेरा एंट्स के भी शुरू में विंग्स नहीं थे, लेकिन बाद में आ जाते हैं जब वो इवॉल्व होती हैं। तो अब तुम फिर से सोच रहे होंगे, अबे यार ये लोग किस चीज को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों आर्क्स में चींटियां उड़ सकती है, तो इसीलिए हंटर एक्स हंटर की कॉपी है सोलो लेवलिंग। इसमें कोई सेंस है? वेल नहीं, बट जब हम इन दोनों के एंट्स किंग को देखते हैं तो हमें कई सारी सिमिलरिटीज मिलती हैं, जैसे दोनों ही इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। एंड जब चिमेरा एंट क्वीन एंट किंग को जन्म देती है, जिसका नाम मेरून है, वो भी बाकी चींटियों को कंट्रोल करता है और उसके पास एक और एबिलिटी है, अगर वो किसी नैन यूजर को खाता है तो उनकी एबिलिटीज वो खुद भी यूज कर सकता है, बिल्कुल सिमिलर टू बेरू, जैसे उसने जेजू आइलैंड में किया था, जहाँ वो एक हीलर को खाता है, जिसके बाद बेरू के पास हीलिंग एबिलिटीज आ जाती है। एंड इसके अलावा भी इन दोनों आर्क्स में कई सिमिलरिटीज हैं, जैसे दोनों में हंटर्स एंट से लड़ते हैं और सोलो लेवलिंग में रॉयल गार्ड्स होते हैं एंट क्वीन के पास, वहीं हंटर एक्स हंटर में भी रॉयल गार्ड्स होते हैं लेकिन एंट किंग के पास। वहीं अगर मैं इन दोनों में बताऊं एंट क्वीन कैसे मरती है, तो सोलो लेवलिंग में हंटर्स एंट क्वीन को मारते हैं, वहीं हंटर एक्स हंटर में प्लॉट आर्मर एंट क्वीन को मारता है। लाइक जब एंट क्वीन मेरून को जन्म दे रही होती है तो मेरून उसका वूम्ब फाड़ कर बाहर निकल जाता है एंड ये उस एंट क्वीन को इतना ज्यादा हर्ट करता है कि वो मारी जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ये बस सरफेस लेवल पर एक दूसरे से सिमिलर है और फंडामेंटली इन दोनों एंट किंग्स की पावर सेम है, बट इन डेप्थ इन दोनों की स्टोरी काफी ज्यादा अलग है, खासकर मेरून की। अगर मैं इस पर एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाऊं तो वो आराम से 20 से 25 मिनट का हो जाएगा, लेकिन सोलो लेवलिंग के बेरू के साथ ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसे जिन्वू हरा कर अपना शैडो सोल्जर बना देता है, बट मेरून के साथ स्टोरी में कुछ और होता है। अगेन मैं तुम्हें इस वीडियो में वो सब नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और इस वीडियो का टॉपिक भी ये नहीं है। आई मीन चिमेरा एंट आर्क 132 चैप्टर्स का है एंड इसी वजह से कई सारे हंटर एक्स हंटर के रीडर्स उसकी मांगा यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा बड़ा आर्क है। वेल अब मैं तुम्हें बस यही कह सकता हूँ कि सोलो लेवलिंग 100% कॉपी नहीं है हंटर एक्स हंटर का, बट वो उससे थोड़ा सा इंस्पायर जरूर है। एंड ये चीज ओबियस है, क्योंकि एक एनिमे और मांगा को बनाने में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उनमें एक अच्छी स्टोरी चाहिए और उन्हें वो ट्रूप्स अवॉइड करना है जिनसे अब लोग बोर हो चुके हैं, और उन्हें इन सब चीजों के साथ एक स्टोरी बनानी है जो बहुत ज्यादा फेमस हो, वो भी इस टाइम में जहाँ पहले ही लोग सब कुछ देख चुके हैं। एंड इसी वजह से कुछ चीजें रिसाइकल होकर वापस आती हैं और ये कोई बड़ी प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। सो अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के आगे की स्टोरी जाननी है जहाँ जिन्वू बहुत बड़ी बड़ी चीजें करता है, तो तुम इस वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। वहीं अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग की रैग्नारोक वाली स्टोरी जाननी है तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।